एस्टेट प्रोजेक्ट्स डिले क्यों होते हैं? रेरा कहां तक काफी है? अगर आप एक होम बायर हैं, आप अपना पहला घर खरीद रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, कैसे सही निर्णय ले सकते हैं, वो बात करेंगे आज हम बात करेंगे कि अगर आपके लिए हुए प्रोजेक्ट में डिले हो रहा है तो किन कारणों की वजह से हो रहा है और उससे आपको कैसे डील करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी ब्रांड्स टीवी में। प्रॉपर्टी ब्रांड्स टीवी के उस कार्यक्रम में जहां हम रियल एस्टेट को ब्रेक डाउन करते हैं, रियल एस्टेट की बारीकियों को समझते हैं, अलग अलग टॉपिक्स को, अलग अलग रियल एस्टेट के सेगमेंट्स को समझते हैं और विस्तृत चर्चा करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा सेंसिटिव है, इमोशनल भी है। अगर आपने कभी कोई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट परचेज किया है या प्लान कर रहे हैं तो ये एपिसोड मिस ना करें, जरूर देखें। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स क्यों डिले होते हैं, सेकंड रेरा के बाद भी डिले क्यों हो रहे हैं, और थर्ड इज एज अ बायर, क्योंकि पैसे हमारे हैं, चॉइस हमारी है, घर हमारा है, हमें किन चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है। इंडिया में लाखों ऐसे होम बायर्स हैं जिनके घर 1 साल से 5 साल तक डिले चल रहे हैं। इसमें हम स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स, स्टॉल्ड घरों की अगर नंबर की बात करें तो संख्या और भी बढ़ जाती है। रेंट भी चल रहा होता है, ईएमआई भी चल रही होती है और फ्यूचर की इंस्टेबिलिटी अलग, घर ना मिलने का, पोजेशन का डिले अलग। रियल एस्टेट डिले सिर्फ इनकन्वीनियंस नहीं होता, इसमें फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, लीगल बैटल, इमोशनल फ्रस्ट्रेशन, फैमिली प्लानिंग इम्पैक्ट, सब कुछ शामिल है। तो चलिए असली वजह को समझते हैं, असली वजह की बात करें। अब बात करेंगे प्रोजेक्ट डिले के मेन कारण क्या है। आप प्रॉपर्टी प्री लॉन्च में ले रहे हैं, रेरा आने के बाद ले रहे हैं, या किस फेज में ले रहे हैं, डिले के कारण उससे जुड़े हो सकते हैं। हम नंबर्स में फेज बाय फेज उसे ब्रेक डाउन करेंगे। सबसे पहला अप्रूवल के डिले, अप्रूवल से जुड़े हुए डिले पे चर्चा करेंगे। इंडिया में अगर आपको रियल एस्टेट प्रोजेक्ट अप्रूवल कराना है तो उसमें कई सारे अप्रूवल्स रखते हैं। लैंड कन्वर्जन अप्रूवल, एनवायरमेंटल क्लियरेंस, फायर एनओसी, लोकल अथॉरिटी सैंक्शन, हाइट क्लियरेंस, यूटिलिटी अप्रूवल, कभी कभी 30 से 50 अप्रूवल्स और क्लियरेंसेस लगती हैं, जो कि जिनके अलग अलग विभाग हैं, जिनका आपस में कोई सिंक नहीं है। सो ये अप्रूवल्स में से एक भी अगर अटका, एक में भी डिले हुआ तो पूरे प्रोजेक्ट की टाइमलाइन हिल जाती है। सेकंड जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है फंड डाइवर्जन एंड कैश फ्लो मिसमैनेजमेंट। देखिए, अगर आपने प्री रेरा एरा में परचेज की हुई है अपनी प्रॉपर्टी या फिर आपने कैश में परचेज किया हुआ है, तो कई बार डेवलपर प्रोजेक्ट के फंड को डाइवर्ट कर देते हैं, एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट फंड ले जाते हैं, वहां पर प्रोजेक्ट में कैश फ्लो इंपैक्ट होता है। सेकंड जो इंपॉर्टेंट रीजन है वो जुड़ा हुआ है प्रोजेक्ट के सेल्स के साथ, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। क्योंकि प्री लॉन्च में बिल्डर कितने यूनिट्स निकालेंगे, ऑफ कोर्स दैट वुड बी अ सेक्शन ऑफ यूनिट्स, प्राइसेस कम होते हैं, इसलिए लोगों का इंटरेस्ट होता है। जो अपना दूसरा रीजन है सेल से जुड़ा हुआ, वो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है। अगर प्रोजेक्ट सेल नहीं हो रहा है तो प्रोजेक्ट में फंड फ्लो नहीं आएगा जो कि रिक्वायर्ड है कंस्ट्रक्शन के लिए, प्रोजेक्ट अटक जाता है। कैश फ्लो रियल एस्टेट का ऑक्सीजन है, अगर सेल्स नहीं है, कैश फ्लो नहीं है, प्रोजेक्ट अटक जाता है। थर्ड इज मार्केट स्लोडाउन। अगर मार्केट स्लोडाउन चल रहा है, आपको लगता होगा कि रियल एस्टेट पे उसका कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है, बट रियल एस्टेट पे डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है इन टर्म्स ऑफ अगर सेल्स लो है, इन्वेस्टर विड्रॉ कर रहे हैं या इन्वेस्टर नहीं है मार्केट में। थर्ड इज कि बैंक फंडिंग जो है उनकी पोजीशन टाइट है, तो डेफिनेटली रियल एस्टेट में वो क्रंच रहेगा ही रहेगा। डेवलपर के काम करने के लिए उनका जो वर्किंग कैपिटल है इस केस में वो बहुत कम पड़ जाता है। रियल एस्टेट के किसी भी प्रोजेक्ट में देयर आर लॉट ऑफ कॉस्ट। हम बायर हैं, हमें विजिबल नहीं है, बट लैंड एक्विजिशन से लेकर के अप्रूवल से लेकर के कंस्ट्रक्शन, डेली ऑफिस मैनेजमेंट, उसके साथ ही देयर आर अ लॉट ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट जो कि इन्वॉल्व होते हैं। उसके लिए फंड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। द पॉइंट इज कि वो कितना इंटेंशनल है, कितना मिसमैनेजमेंट का पार्ट है। फोर्थ जो रीजन है उसका इम्पैक्ट आपको आज भी देखने को मिलता है, फंड एंड एनबीएफसी क्राइसिस। तो 2018 में एनबीएफसी क्राइसिस स्टार्ट हुई तो कई सारे जो छोटे डेवलपर्स हैं उनकी जो फंडिंग की लाइन है वो डेफिनेटली हैम्पर हो गई। इंटेंशन भले ही सही था लेकिन प्रोजेक्ट्स डिले हो गए। सेम इज द केस जब रेरा इंट्रोड्यूस हुआ था तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिडवे में थे उस समय। अनदर जो फैक्टर है वो है कॉन्ट्रैक्टर और लेबर क्राइसिस। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है रनिंग प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट सेल हो चुके हैं उनमें डिले होने का, जिसके बारे में बहुत ही कम बात होती है। रियल एस्टेट इंडस्ट्री डेवलपर्स, एक्सपर्ट सालों से कह रहे हैं कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री में स्किल्ड लेबर की बहुत ज्यादा कमी है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है और आगे की, लेट्स से माइवान की बात करें, देयर लॉट ऑफ अदर कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज जिस पे काम चल रहा है, लेबर क्राइसिस इज वन ऑफ द मेजर थिंग जो कि हम सफर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोविड-19 की बात करते हैं, कोविड-19 में एंड कोविड-19 के बाद
इफ यू आस्क एनी प्रोजेक्ट, जितने कंस्ट्रक्शन लेबरर्स साइट छोड़ के गए थे 100% कभी वापस नहीं आए. दे फाउंड जॉब्स इन देयर ओन लोकल एरिया, बट उससे प्रोजेक्ट को इम्पैक्ट. कोविड के समय भी गवर्नमेंट ने रियल एस्टेट डेवलपर्स को, प्रोजेक्ट्स को ये बोला था कि वो लेबरर्स को फूड प्रोवाइड करें, साइट पे रहने दें, अ लॉट ऑफ थिंग्स टू बी टेकन केयर ऑफ. बट स्टिल आप लेबर माइग्रेशन जो है वो टीवी पे, न्यूज में, प्लस जो फियर होता है डेफिनेटली उन क्लास का, दैट वाज आल्सो एविडेंट, और उससे प्रोजेक्ट डिले होना स्वाभाविक है. सेकेंड इज कॉन्ट्रैक्टर के साथ अगर डिस्प्यूट हो जाती है किसी प्रोजेक्ट में, दैट इज ऑल्सो अनदर रीजन. अगर कैश फ्लो नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर के पेमेंट्स डिले हैं, या फिर कई बार जहां पे लेबर्स की कमी होती है, कॉन्ट्रैक्टर्स का भी मोनोपोली होता है. यू नीड टू अंडरस्टैंड, वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड, रियल एस्टेट इज अ मेजरली लेबर डिपेंडेंट इंडस्ट्री. बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनमें लेबर्स पे, स्किल्ड जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उन पे बहुत सारी डिपेंडेबिलिटी होती है. देन उनकी डिपेंडेबिलिटी है मीन्स वहां पर क्राइसिस किसी भी पॉइंट पे अराइज हो सकता है. थर्ड जो इसमें एक फैक्टर है, की फैक्टर है, दैट इज कंस्ट्रक्शन मटेरियल का अगर कॉस्ट बढ़ गया है तो, या सप्लाई कम है तो. सी, यू एज कस्टमर एंड डेवलपर्स, एजेंट, सभी को ये बात पता है रियल एस्टेट में प्राइस लॉकिंग एक ही बार में होती है. अगर उसके बाद कंस्ट्रक्शन के मटेरियल्स की प्राइस कितने भी बढ़ गए हो, डेवलपर प्राइस मॉडिफाई नहीं कर सकते. तो दैट इज अनदर चैलेंज जहां पर कि प्रोजेक्ट बहुत सफर करता है. अगर हम कोविड का भी एग्जांपल ले रहे थे तो लेट्स टॉक अबाउट इट. कोविड के बाद ही स्टील के प्राइसेस बहुत बढ़ चुके थे, कई गुना जंप कर दिए थे कोविड के 1 साल से 2 साल के अंदर में. देन कम्स, इफ यू टॉक अबाउट द प्राइस ऑफ सीमेंट, प्राइस ऑफ मेनी रॉ मटेरियल्स, वो कई गुना बढ़ गए थे. दैट डायरेक्टली इम्पैक्ट्स द प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है उस पर वो इम्पैक्ट करता है. डेफिनेटली डायरेक्टली वो कस्टमर को इम्पैक्ट नहीं करता जिन्होंने खरीद लिए हैं. कंस्ट्रक्शन इकोसिस्टम इंडिया में बहुत ही फ्रेजाइल है, जिसका इनडायरेक्ट डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन पे, प्रोजेक्ट पे. फैक्टर है वो है डेवलपर्स का ओवर एम्बिशियस प्लानिंग. कई बार डेवलपर्स ओवर एम्बिशियस हो जाते हैं प्रोजेक्ट को लेकर के, प्रोजेक्ट टाइमलाइन, प्रोजेक्ट की प्लानिंग को लेकर के, विच इंक्लूड्स की मार्केट एनालिसिस सही से नहीं करना, किस प्रोजेक्ट का, किस तरह के प्रोडक्ट की डिमांड है, किस तरह का प्राइसिंग मार्केट में चल रहा है, क्या मेरा सेल्स टाइम, मुझे रेवेन्यू कलेक्शन एज अ डेवलपर हमें करने की जरूरत है, किस टाइम फ्रेम में करने की जरूरत है, कितने प्रोजेक्ट्स और पाइपलाइन में आ रहे हैं, अ लॉट ऑफ थिंग्स जहां पर मिसकैलकुलेशन हो जाती है. सेकंड इज कि बड़े प्रोजेक्ट्स, लार्जर टाउनशिप्स को कमिट करना, ओवर एम्बिशियस आर्किटेक्चर को कमिट करना, उसमें बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं. अगर आपकी टाउनशिप बहुत बड़ी है, फेज वाइज पोजेशन, फेज वाइज कंस्ट्रक्शन, फेज वाइज सेल्स की प्लानिंग नहीं है, दैट इम्पैक्ट्स द डिलीवरी, स्लोज डाउन द प्रोजेक्ट पोजीशन, कॉजेज अ लॉट ऑफ ट्रबल. सेकंड, अगर हम बात करें ओवर एम्बिशियस कंस्ट्रक्शन प्लान है, देन ऑल्सो द मार्केट इज नॉट रेडी. आपको स्किल्ड जो मैन पावर चाहिए, आपकी आर्किटेक्चरल स्किल जिस तरह की है उसके लिए जो रॉ मटेरियल्स चाहिए, अ लॉट ऑफ थिंग इज इम्पैक्टेड बाय लॉजिस्टिक्स, सप्लाई, मैन पावर, जिससे कि प्रोजेक्ट को बहुत इम्पैक्ट होता है. अनदर जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है लीगल डिस्प्यूट्स एंड लैंड टाइटल का क्लियर ना होना, या लैंड टाइटल के इश्यूज. ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है. कई बार हमने ये भी देखा है, विच इज वेरी रेयर, बट प्रोजेक्ट के सारे अप्रूवल्स आने के बावजूद देन लैंड में कोई इशू निकल के सामने आ जाता है, which takes a lot of time to resolve. So land title clear नहीं है, ओनरशिप डिस्प्यूट है, कोर्ट स्टे आ गया, लैंड ओनर डेवलपर का जहां पर जेवी के प्रोजेक्ट्स होते हैं डिस्प्यूट हो गया. सो दीज आर अ लॉट ऑफ रीजंस जिनके वजह से प्रोजेक्ट्स रुक जाते हैं एंड कई बार वहां पे होम बायर्स फंस जाते हैं. तो दीज आर द मेजर इश्यूज जिनके वजह से रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में प्रॉब्लम आते हैं. और अब हम बात करेंगे कि रेरा के आने के बावजूद प्रोजेक्ट, जब रेरा का इंसेप्शन हुआ था उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में भी डायरेक्टली ऑफ कोर्स रेरा के आने से डेवलपर्स पे या प्रोजेक्ट पे कुछ इम्पैक्ट नहीं था इन अ डिले करने का तरीका. लेकिन क्योंकि प्रोजेक्ट के प्रॉपर अप्रूवल्स नहीं थे एंड देयर वाज लॉट ऑफ केओस एंड डाउट, और ये हमेशा होता है जब कोई नया लॉ सामने आता है जिसकी कंप्लायंस करनी होती है तो. और रियल एस्टेट में तो डॉक्यूमेंटेशन इज द मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर. वो लैंड का डॉक्यूमेंटेशन होता है, टाइटल का हो सकता है, अप्रूवल्स होते हैं बहुत सारे अथॉरिटीज के, देन कम्स द प्लानिंग एंड अ लॉट ऑफ थिंग. तो उस फेज के भी सारे प्रोजेक्ट जो है वो डिले हो गए. ऑफ कोर्स रेरा ने रियल एस्टेट को बहुत डिसिप्लिन किया है, बहुत ट्रांसपेरेंसी लाई है, देयर इज लॉट ऑफ ट्रस्ट इन द सिस्टम. आप डेवलपर्स की बात करें, बायर की बात करें, एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि चेंज हुए हैं, जैसे कि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोजेक्ट के वेबसाइट्स पे मिल जाते हैं, इंफॉर्मेशन का मिसकम्युनिकेशन कम से कम हुआ है. लेकिन डिले क्यों होते हैं उन पे बात करते हैं, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ लिमिटेशंस जो कि रेरा के साथ है. अब बात करेंगे रेरा से जुड़े हुए लिमिटेशंस की. तो पहला जो लिमिटेशन है वो ये है कि सेकंड इज अपील का, थर्ड इज फाइनेंशियली वीक डेवलपर्स. अगर डेवलपर के पास पैसे ही नहीं है तो रेरा के ऑर्डर के बावजूद पेमेंट एग्जीक्यूशन डिले हो सकता है.
फोर्थ जो फैक्टर है वो ये है कि अप्रूवल डिलेज रेरा के कंट्रोल में ही नहीं है। गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट जहां से आपको अप्रूवल लेना है, अगर वो डिले करे तो डेवलपर भी स्टक हो जाता है, फंस के रह जाता है। वो रेरा के कंट्रोल के बाहर की चीज है। फिफ्थ फैक्टर इज कि मार्केट रिस्क एलिमिनेट नहीं करता। देखिए, रेरा ट्रांसपेरेंसी लाता है। जैसे हर एक सेक्टर के अपने अथॉरिटी बॉडी हैं जो ट्रांसपेरेंसी या वहाँ के इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसीज प्रोसेस को इम्प्लीमेंट कराते हैं, लेकिन उनसे वो उसके रिस्क को कंप्लीटली सबसाइड नहीं कर सकते। मार्केट का जो रिस्क है वो मार्केट का रिस्क है, वो बिल्डर का रिस्क है, बायर का रिस्क है। अब समय आता है वो बात करने का जो सबसे जरूरी है। अगर आप बायर हैं तो आप किन चीजों का ध्यान रखें। अभी तक हमने समझा कि प्रोजेक्ट डिले क्यों होते हैं, इंटेंशनल कॉजेज, डेवलपर की गलती कहाँ पर है, और मार्केट रिलेटेड चीजें जो कि इनडायरेक्ट रीजंस हैं, सेल्स नहीं होना या प्राइस राइज या लेबर ना होना, अप्रूवल डिले, दोज आर द थिंग्स जो कि डिले कॉज करते हैं, बट दोज आर नॉट डायरेक्टली टेकन इनटू अकाउंट। द पॉइंट इज, फिर हमने डिस्कस किया कि रेरा के आने के बावजूद डिले क्यों हो रहे हैं। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं कि बायर को क्या ध्यान रखना चाहिए, बायर के लिए क्या है। बायर को सबसे पहले डेवलपर का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करना चाहिए। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप चेक करें डेवलपर के प्रीवियस प्रोजेक्ट्स की डिलीवरी हिस्ट्री, डिले का ट्रैक कैसा है डेवलपर का, एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कितनी है डेवलपर की। ब्रांड मैटर्स, यहीं पर जो है ब्रांड का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जो बड़े ब्रांड्स होते हैं वो पहले से ही सारी चीजों का ध्यान रखते हैं, उनकी प्लानिंग बेटर होती है, दे कैन एम्प्लॉय एक्सपर्ट्स इन एवरी सेगमेंट, एवरी डिपार्टमेंट। जो कि सेकंड जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि रेरा की वेबसाइट पे प्रोजेक्ट का रेरा अप्रूवल स्टेटस चेक कीजिए, जरूर चेक कीजिए। हर प्रोजेक्ट का एक यूनिक रेरा नंबर होता है, उस स्टेट की रेरा वेबसाइट पे आपको वो मिल जाएगा। अभी रेरा इज ऑल्सो वर्किंग ऑन अ यूनिफाइड एक सिंगल वेबसाइट फॉर द एंटायर पैन इंडिया। सो अब रेरा वेबसाइट जरूर, रेरा नंबर जरूर चेक करें। रेरा की गाइडलाइंस के हिसाब से हर एक प्रोजेक्ट के कोलैटरल पे रेरा नंबर लिखा होना ही चाहिए। रेरा में प्रोजेक्ट का प्लान चेक कर लीजिए, टाइमलाइन चेक करिए प्रोजेक्ट का कि क्या टाइमलाइन है। अपार्ट फ्रॉम दैट ब्रोशर पे सिर्फ भरोसा ना करें। एक और चीज है, अगर आप रेरा वेबसाइट चेक करेंगे आपको प्रोजेक्ट का लिटिगेशन स्टेटस भी देखने को मिल जाता है वहीं पर ही। बट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बायर को समझने की जरूरत है वो ये है कि अगर वो किसी बड़े प्रोजेक्ट में परचेज कर रहे हैं, किसी भी एरिया के हिसाब से वो प्रोजेक्ट सिग्निफिकेंटली बड़ा हो सकता है, मेट्रोज में वो बड़े टाउनशिप के प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, तो इन प्रोजेक्ट्स में यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हैंडओवर का प्लान क्या है, फेज वाइज हैंडओवर होना है, कौन से टावर्स पहले बनेंगे, किस पे पहले काम होगा, एमिनिटीज का स्टेटस क्या है, एमिनिटीज सारे टावर्स बनने के बाद बनेंगी, तो जो जिन टावर्स का हैंडओवर हो जाएगा उनके लिए एमिनिटीज कब तक रेडी होंगी। अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर टू बी अंडरस्टूड, जो कि आपका पोस्ट पोजेशन लिविंग स्टैंडर्ड्स को या आपके एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो बायर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कि हमेशा ऑप्ट करें कंस्ट्रक्शन लिंक्ड पेमेंट प्लान को ही। देखिए, जब हम खरीदने जाते हैं, ऑफ कोर्स घरों के दाम करोड़ों में होते हैं, लाखों में होते हैं। वी वांट टू गेट द मोस्ट, आई वुड से द बेस्ट डील एट द बेस्ट अफोर्डेबल, या सबसे जो कम प्राइसिंग हो सकती है, दैट इज आवर राइट। लेकिन वी नीड टू अंडरस्टैंड कि रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में किसी भी स्केल, किसी भी साइज का प्रोजेक्ट हो, उसमें एक यूनिट के कॉस्ट से जितने ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, जितना बड़ा टाउनशिप है, उतने गुना ज्यादा पैसे लगने हैं। तो बिल्डर के पास पैसे होंगे तभी वो बना पाएंगे। किसी भी सबवेंशन स्कीम में पैसे ना डालें। आप घर खरीद रहे हैं, पेमेंट स्कीम नहीं खरीद रहे हैं आप। ये क्लैरिटी बायर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट। इन्फ्लुएंसर से सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि बुकिंग अमाउंट पे कर दें, रेस्ट पैसों को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, एंड प्लान ऐसे चूज करें कि पोस्ट पोजेशन रेस्ट ऑफ द पेमेंट हो, 80% 90% का पेमेंट, जो मैक्सिमम पेमेंट हो पोस्ट पोजेशन हो। रियल एस्टेट के डेवलपर्स हमें बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं। व्हेनेवर दे हैव टाइड अप विद ये सबवेंशन स्कीम की बात करते हैं, जब वो डिफर्ड पेमेंट की स्कीम्स की बातें करते हैं, या एक सर्टेन प्राइस पॉइंट के प्रोजेक्ट पे वो बहुत ही हैवी आपको डिस्काउंट दे रहे हैं, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो इंडस्ट्री है वो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है। बिल्डर ये प्लान अनगिनत लोगों को नहीं दे सकते बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ यूनिट्स इन द प्रोजेक्ट। तो हम घर खरीदने निकले हैं, हम स्कीम खरीदने नहीं निकले, हमें पोजीशन देखना
प्रोजेक्ट का, प्लस हमें एक साथ में पैसे नहीं देने होते हैं, दैट इज अनदर फैक्टर। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर कोई अच्छा प्रोजेक्ट नया स्टार्ट हो रहा है, इट कम्स विद अ मोस्ट अपडेटेड अपग्रेडेड फीचर्स स्पेसिफिकेशंस के साथ आता है। लेकिन इसके साथ ही अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इज रिस्क प्लस रिवॉर्ड। सो आपको इन्वेस्टमेंट के एडवांटेज भी मिलते हैं, प्राइस धीरे धीरे बढ़ता है प्रोजेक्ट का, सारी अच्छी चीजें होती हैं, लेकिन रिस्क भी है। यही रिस्क है डिले का जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए फाइनेंशियल कुशन रखें। समझते हैं कि अगर डिले होने के चांसेस हैं तो अंडर कंस्ट्रक्शन को कंसिडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो अंडर कंस्ट्रक्शन वर्सेज रेडी टू मूव। अगर आपकी रिस्क कैपेसिटी लो है तो आपको डेफिनेटली किसी भी सेगमेंट में लें आप, हो सकता है तो आप जिस भी तरह का घर देख रहे हो, जिन अमेनिटीज के साथ देख रहे हो, उससे थोड़ा नीचे आके लेना पड़े तो भी, अगर आपको मेंटल स्टेबिलिटी चाहिए, मेंटल पीस चाहिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आप कंसिडर कर रहे हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते, तो यू शुड ऑलवेज ऑप्ट फॉर रेडी टू मूव। लेकिन अगर आप वैल्यू अप्रिशिएशन चाहते हैं, अगर आप कम प्राइस पे खरीदना चाहते हैं, पेमेंट में आपको टाइम चाहिए, तो इन फीचर्स को अगर आप देख रहे हैं, आपकी कोई अर्जेंसी नहीं है, देन यू शुड कंसिडर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज। लेकिन आपकी नीड, आपके चॉइसेस, आपका पर्सनल लाइफ इन टर्म्स ऑफ आपका घर की कितनी अर्जेंसी है, अ लॉट ऑफ थिंग्स को कंसिडर करके ये ऑप्ट करें कि आपको रेडी टू मूव लेना है या अंडर कंस्ट्रक्शन लेना है। देयर आर अ लॉट ऑफ ब्रांडेड डेवलपर्स। हम हमेशा कहते हैं कि इवन जिस दिन रेरा नहीं था, जो अच्छे डेवलपर्स थे उस दिन भी वो हैंड ओवर करते थे। डिले की बात ही इस समय में हम कर रहे हैं। तो देयर आर गुड डेवलपर्स दिस डेट ऑल्सो, जो कि टाइम से, छोटे डेवलपर्स ही वो हैं जो कई बार, क्योंकि प्रोजेक्ट ही छोटा होता है, तो मोस्ट ऑफ द स्मॉलर प्रोजेक्ट्स गेट डिलीवर्ड ऑन टाइम, क्योंकि उन डेवलपर को कस्टमर सेटिस्फैक्शन को अप रखना पड़ता है एंड दे हैव कैलकुलेटेड थिंग, उसमें बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं जा सकती चीज़ें। तो कई बार ऐसा होता है कि जो छोटे डेवलपर्स के प्रोजेक्ट हैं, जिनको हम ग्रेड ए में नहीं मान रहे हैं, जिनके रूल्स न्यूज़ नहीं आ रहे हैं, दे आर गिविंग द बेस्ट ऑफ दी हैंड ओवर्स या टाइमली पोजीशन की अगर हम बात करते हैं, तो ऐसा बहुत बार देखा गया है। सो वॉट एवर यू आर ऑप्टिंग फॉर, बेस्ड ऑन दैट आप हमेशा ए ग्रेड डेवलपर को ही चूज करें, क्योंकि रियल एस्टेट में आप घर ले रहे हैं तो इट डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स, उसमें से ब्रांड एंड टाइमली डिलीवरी आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। अब समझते हैं बिगर पिक्चर। रियल एस्टेट एक बहुत ही लॉन्ग साइकिल बिजनेस है। एक प्रोजेक्ट का टाइमलाइन ही मिनिमम 3 से 5 साल का होता है इन स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट, उससे ज्यादा भी हो सकता है बेस्ड ऑन कि क्या प्रोजेक्ट है, अगर टाउनशिप है, कितने बड़े स्केल की प्रोजेक्ट है। तो इट्स अ लॉन्ग साइकिल बिजनेस जिसमें कि इट इज कैपिटल इंटेंसिव, हमने बहुत टाइम पे डिस्कस किया इस वीडियो में। इसके साथ ही रेगुलेटरी इसमें बहुत हेवी है, बहुत अप्रूवल्स चाहिए, बहुत डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। थर्ड इज मार्केट सेंसिटिव बिजनेस है ये, क्योंकि अगर मार्केट अच्छा चल रहा है, सेल्स इज ऑल्सो गोइंग गुड, मार्केट का कोई भी छोटा से छोटा जो चेंज होता है वो रियल एस्टेट को अनदेखे तरीके से हेविली इम्पैक्ट करता है। डिले कई बार इंटेंशनल होते हैं, कई बार वो स्ट्रक्चरल होते हैं। हर डिले फ्रॉड नहीं होता है और हर डिले एक्सेप्टेबल भी नहीं होता है। हमने इसीलिए डिस्कस किया कि डिले के कॉज क्या हैं, उसको समझिए और कितना डिले हो रहा है, या देन अगेन वंस यू अंडरस्टैंड द कॉज, इट इज इजियर फॉर यू टू टेक योर कॉल कि मुझे रेरा में केस करना है, अपील करना है, या डेवलपर इज इन गुड टर्म्स, जेन्युइन बात है, आई कैन वेट, अ लॉट ऑफ थिंग्स बिकम इजियर फॉर यू। अल्टीमेटली हम घर खरीद रहे हैं, नीदर वी आर बैंक कि हम इंटरेस्ट और कॉम्पेंसेशन की बात करें, नीदर हम घर छोड़ सकते हैं ऐसा भी नहीं है, नीदर हमारे साथ कोई इनजस्टिस हो जाए वो भी सही नहीं। तो देखिए अंत में ये बात कर सकते हैं कि रेरा ने रियल एस्टेट को बहुत डिसिप्लिन किया है, ऑर्गेनाइज किया है, ट्रांसपेरेंट किया है। आज हम बहुत ज्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं पूरे रियल एस्टेट के सिस्टम पे, स्ट्रक्चर पे, एंड पीपल हैव गॉट गुड डिलीवरी, अच्छा अप्रिशिएशन अपने प्रॉपर्टीज में। देयर हैज बीन लॉट ऑफ इमोशनल बेनिफिट ऑल्सो टू पीपल अपार्ट फ्रॉम द फाइनेंशियल थिंग। बेटर लाइफस्टाइल मिला है उनको, बेटर सोसाइटीज में रह रहे हैं वो, तो देयर आर हैप्पी कस्टमर्स ऑल्सो, जिनकी बातें कम हो